कल की तेज गिरावट के बाद आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत और भारतीय बाजार फिर से नीचे खुलने के लिए होते हुए तैयार। कौन से लेवल है अहम सपोर्ट के लिहाज से, कहां ये कमजोरी रुक सकती है और क्या निचले स्तरों से आएगी रिकवरी, आएगी तो कितनी और होगी कितनी टिकाऊ। ढेर सारे सवाल हैं इस कमजोर बाजार में, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से एक बार फिर से आपको काफी कमजोरी दिख रही है। समझते हैं इसको और हमारे इम्पैक्ट पर भी। अनिल जी, पहले तो बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सर। ट्रिगर्स कमजोरी के हैं दीप, और ज्यादातर संकेत ग्लोबल मार्केट से जो आते दिख रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। और अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पर कमजोरी दिख रही है और अच्छी खासी तेजी कमजोरी के साथ बाजार गिरते हुए नजर आए। डाउ 650 अंक लुढ़कर दिन के निचले स्तरों पर और नैस्डैक भी दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है। और इसकी बड़ी वजह है पूरा का पूरा करेंसी मार्केट में जो उछाल आया है डॉलर में, उसकी वजह से डॉलर बेहद मजबूत होता दिख रहा है और वो एसजेक्स निफ्टी पर भी दबाव बना रहा है। नेचुरल गैस के दाम लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं और ये एक और चिंता की बात, दुनिया भर के बाजारों में फिर से एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का डर जो है वो बाजारों को डराए हुए सताए हुए हैं। आपके वो $95 के नीचे टिकता नहीं है सर। आ जाता है ऊपर, हालांकि उतना ऊपर नहीं आया इस समय, बट उसके नीचे नहीं, उसके नीचे ज्यादा रुक नहीं रहा है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा नेचुरल गैस ने लीडरशिप ली है पहले बढ़ने की। उम्मीद करें कि कच्चा तेल ना बढ़े उसके पीछे पीछे, नहीं तो जैसे जैसे दीप ये सर्दियों का सीजन नज़दीक आ रहा है, आमतौर पर सितंबर से हम सर्दियां सोचना शुरू कर देते हैं, राइट, और अक्टूबर से लगना शुरू हो जाती है सर्दी। तो और यूरोप में तो नेचुरली वो पहले होगा। तो आई थिंक जैसे जैसे विंटर सीजन में आगे बढ़ रहे हैं उतनी चिंता है। तो आपने कच्चे तेल से शुरुआत की, पहले वही बात कर ले कि गैस के दाम जो 20 साल की ऊंचाइयों पर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से जो सप्लाई होती है यूरोप को गैस की, वो 3 दिनों के लिए उन्होंने पाइपलाइन मेंटेनेंस के लिए बंद की है। लेकिन रूस के मेंटेनेंस पे लोगों को भरोसा कितना है ये आप समझ सकते हैं। मतलब रूस ऐसा मान रहा है कि रूस ये टेस्टिंग कर रहा है कि अगर मैं इनकी सप्लाई कम कर दूं, बंद कर दूं, तो कितना असर इन पे पड़ सकता है। ये माना जा रहा है, कूटनीति के लिहाज से ये माना जा रहा है। अब भगवान जाने क्या सही है वाकई में इनको सप्लाई। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पुराने आंकड़े भी नहीं है कि क्या हर साल वो इसी तरह से सप्लाई के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद करते थे या इसी बार मेंटेन करने की जरूरत ज़्यादा हो रही है। सो वो पता नहीं है। बट जो लोग सोच रहे हैं और जिस वजह से अगर नेचुरल गैस के दाम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो रिएक्शन देने का मतलब क्लियर कट है कि ये इतना सीधा और साफ नहीं दिख रहा जैसा कि कहा जा रहा है कि 3 दिनों के लिए हमने खाली मेंटेनेंस के लिए बंद किए। तो कहीं ना कहीं बाजार को डर ये है कि रूस की तरफ से गैस की सप्लाई में कमी होगी तो यूरोप के लिए सर्दियों के सीजन में मुश्किल आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है क्या फिर इसको देखते हुए कच्चे तेल के दाम भी बढ़ेंगे। फिलहाल गैस के दाम बढ़ना हमारे लिए इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उतनी नहीं जितना हमारे लिए कच्चे तेल की। अभी तक तो कच्चा तेल $97 के आसपास है, लगभग वहीं पर है। अगर गैस को देखकर ये भी बढ़ना शुरू कर दे तो फिर हमारे लिए भी मामला मुश्किल हो सकता है। एक चीज़ क्लियर है, $93 के आसपास का जो लो बनाया उसके नीचे जल्दी जाने के लिए अब संभावनाएं कम हो रही है। तो मेरा ये समझना है कि $100 के ऊपर निकल कर अगर कच्चा तेल ट्रेड करना शुरू करेगा तो हमारे लिए थोड़ा तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। और $93 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हम और खुश होंगे कि ठीक है, हल्का फुल्का ब्लिप आया था ऊपर की तरफ, हो गया काम खत्म। सो आई थिंक थोड़े से 1-2 सेशन में हमें एनर्जी प्राइसेस पर ग्लोबली बड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा पॉइंट ही यहीं पर है। हमारे यहाँ ठीक है फूड इन्फ्लेशन है, लेकिन एक तो फूड इन्फ्लेशन होना और एक दूसरे की खाने पीने की चीज़ों की कमी होना, दोनों में बड़ा फर्क है, राइट। फूड इन्फ्लेशन है तो उसके अलग कारण हैं, आपके एमएसपीज वगैरह ये हायर साइड पर हर साल हो रही है, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन नीचे ला नहीं सकते। लाएंगे तो फिर किसानों की इनकम आपके लिए कम होती हुई दिखेगी, वो रखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे देशों की समस्या ये कि हाई फूड इन्फ्लेशन के साथ उन्हें खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम एक्सपोर्टर हैं, तो राइस, गेहूं, बहुत सारी और दूसरी कमोडिटीज है खाने पीने की जिसके हम एक्सपोर्टर हैं। सो आई थिंक हमारा फूड इन्फ्लेशन उतना तकलीफ वाला नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन जो तकलीफ वाला है दीप, वो एक ही है, कच्चा तेल। कच्चा तेल नीचे हो जाता है तो हम फिर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है, 93 के नीचे जाता है या 100 के ऊपर जाता है। जब तक ये $60 की रेंज में है तब तक ठीक है, टाइम पास करने दें। लेकिन इस रेंज के बाहर किसी भी एक तरफ निकलता है कच्चा तेल तो फिर हमारे लिए निर्णायक तौर पर एक डिसीजन लेना होगा कि मार्केट के लिए उसका क्या मतलब निकलता है। एब्सोल्युटली। तो कच्चे तेल पर रखिए नजर, वापस थोड़ा चिंता का विषय बन रहा है। और इसमें आप जोड़ दीजिए जो आप करेंसी मार्केट की भी बात कर रहे थे, कल भी रुपया कमजोर हुआ, लग रहा है आज 80 का सर वापस रुपया भी आपको छूते हुए दिख सकता है। चिंता वहां से भी है और चिंता ग्लोबल मार्केट्स की भी बन रही है सर। 300 पॉइंट चलिए फ्राइडे को डाउ गिरा था,
बट कल जो 650 पॉइंट गिरा है अक्रॉस सारे 11 सेक्टर्स इनके गिर कर आए, सब जगह 2-2-2.5% की गिरावट है, ये क्या संकेत दे रही है? ये संकेत इस बात की ओर दे रहा है दीप कि अब हमें ना ग्लोबल मार्केट्स को अलग तरीके से देखना होगा, और न सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स को बल्कि दुनिया भर के बाजारों को। और हालांकि मैं थोड़ा सा अभी भी ये देख रहा हूँ कि क्या इसको ये कह देना या मान लेना जल्दबाजी है, थोड़ा वक्त लगेगा, वो सोचने वाली बात है। बात क्या है, तेजी और मंदी के साइकिल बहुत फास्ट हो रहे हैं, जो पहले नहीं देखे थे। 2020 के पहले हमने कभी नहीं देखा। चलिए मंदी तो आ सकती है, 2020 की मंदी सबसे फास्टेस्ट मंदी थी, और 2020 के बाद मंदी के बाद जो 2021 की रिकवरी हुई वो भी अब तक की सबसे तेज थी। इस बार करेक्शन आया, 15,200 पर पहुंचे, वापस 18,000 आने में बहुत स्पीड से आए, और वापस घटने में भी वही स्पीड दिखाना है। सो आई थिंक मार्केट की तेजी और मंदी में क्या हमें अपने को एडजस्ट करने की ज़रूरत आ गई है कि हम जो पहले सोचते थे कि तेजी मंदी का साइकिल 8-8 साल का होता है, अब कई लोग ये भी मानते हैं कि 2020-21 से एबनॉर्मल साल थे, उनको हटा के देख लो तो शायद 8-8 साल का साइकिल हो। तो फिर अगर पुरानी थ्योरी के हिसाब से जाए और वो 8 साइकिल का तेजी या मंदी का 8 सालों का तेजी या मंदी का साइकिल है, तो फिर पुरानी थ्योरी में तो 2 बार आपका या 3 बार जीडीपी नेगेटिव हो जाए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगे, ये सब चीज़ें हो, तब तो आपको रहना ही नहीं चाहिए। लाइफ टाइम हाई पे आपका डॉलर इंडेक्स लगभग आ गया, तो उस हिसाब से तो आपके ये लेवल होना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारी थ्योरी जो हमने पुरानी पढ़ी समझी और अनुभव किए वो फेल हो रही है। और ये बड़ी लर्निंग है। मतलब जिंदगी में ऐसा लगा कि 50 साल तक सीखने के बाद आगे के 2 साल में कुछ सीख कर बताएंगे, या तो पता चला 52 साल में भी फिर से सीखना है। नई लर्निंग क्योंकि आप देखिए ना वही हो रहा है। सो मतलब हो ये रहा है दीप कि अगर तेजी करनी है तो भी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट करनी है, हाँ। और मंदी करनी है भी तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट करनी है। ये जो माइंडसेट जो ट्रेडर्स की होती है, वो माइंडसेट क्या है, इन्वेस्टर्स की हो रही है। ये बड़ा सवाल है ना। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने 35% डाउन नैस्डैक नीचे था, या 20% 18% डाउन नीचे था, और आपको लगा ये अच्छा लेवल है लेने का, लेकिन आपने भी नहीं सोचा कि ये 20 दिनों में 2 महीनों में आपका 15% का रनअप आ जाएगा नैस्डैक में, 10% 12% का रनअप डाउन में आ जाएगा, और सामने चिंता है वो जस की तस है, तो क्या आप प्रॉफिट बेच कर निकल जाएंगे? अब एक इन्वेस्टर भी वो काम कर सकता है, लेकिन अब आप उसे इन्वेस्टर माने या ट्रेडर माने या पोजिशनल इन्वेस्टर माने, सो बहुत सारी चीज़ों की ये जो डेफिनेशन है ना, ये ग्लोबली बदलने वाली है। और मैं इस साल इस लिहाज से पूरे दुनिया भर के मार्केट्स को अब से लेकर अगले साल मिड तक, जून तक, जहां से हम उम्मीद करें कि शायद फिर से ब्याज दरें घटना शुरू हो। अब आप सोचिए पिछली बार कब ऐसा हुआ था ब्याज दरें बढ़ने और घटने का सिलसिला 2 साल में वापस हो जाए। सो चीजें बहुत तेजी से बदल रही ग्लोबली, तेजी और मंदी की तरफ, और उस हिसाब से मतलब मेंटली अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल काम है किसी के भी लिए। सो इसमें सिंपल फॉर्मूला ये है, ट्रेंड क्या कह रहा है, आप ट्रेडर हैं ट्रेंड के साथ रहेंगे, आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ट्रेंड के विपरीत सही मौके पर, जब ओवर पेसिमिज्म है, खरीदना है। ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा लोग उत्साहित हो जाएं, आशान्वित हो जाएं कि सब कुछ ठीक है, या बुरी खबरों को देखना बंद करें, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करना और इसके हिसाब से माइंडसेट बदलना, मुझे लगता है अगर मेरी पर्सनली आप पूछेंगे, मुझे लगता है कम से कम मैं अगले साल तक ढंग से समझ पाऊंगा कि 2020 से 2023 तक के जो लेसन्स मिल रहे हैं ना, ये शायद पिछले 20 साल में नहीं सीखे जो 3 साल में सीखने को मिल रहे हैं। तो मतलब 20 साल की पढ़ाई, 25 साल की पढ़ाई और 3 साल की पढ़ाई अलग होती हुई दिख रही है बिल्कुल। सो अगर ऐसा होगा तो हम ग्लोबली अपने आप को ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल के हिसाब से चेंज करेंगे। क्या कर सकते हैं, मार्केट तो मार्केट ही है, वो जैसा है वैसा रहेगा, हमें ये बदलना पड़ेगा और हम ये फास्ट साइकिल की तरफ एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो अभी लेट्स सी क्या होता है। वैसे आज शुरुआत करने के लिए जो संकेत है ज़्यादातर खराब है, क्योंकि अमेरिका में जो कमजोरी हुई उम्मीद से कहीं ज़्यादा, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 300-325 पॉइंट डाउन फ्यूचर्स नीचे थे, उससे डबल गिरे, दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर लगातार दूसरे दिन बंद हुए हैं। ठीक है, अच्छा वो छोड़ो, साथ साथ में एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटीज़ की तो हमने बात कर दी। डॉलर इंडेक्स आप देखो वापस लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपका बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर आ गया है, कच्चा तेल 97 के ऊपर है।
सो कौन सा संकेत अच्छा है जिसके दम पर आप तेजी करने की सोचेंगे, एक्सेप्ट कि भाई डाउ फ्यूचर और नहीं गिर रहा, अब इसके दम पर तो मैं बहुत ज़्यादा तेजी नहीं कर सकता। करेक्ट। सो आई थिंक अगर तेजी करने के फैक्टर बनेंगे तो लोकल बनेंगे, ग्लोबल फैक्टर पे आपसे तेजी नहीं होगी। ये क्लियर है। हाँ, ये क्लियर है। बाहर से आपको कुछ अच्छा सुनने देखने को नहीं मिल रहा। हमारी अपनी ताकत है, हमारे अपने लेवल से, हमारे अपने डेटा है जो हम विस्तार से बात करें, बट अदरवाइज ग्लोबली सीन खराब है थोड़ा। हो सकता है जैक्सन होल की इस मीटिंग के बाद अगर कुछ ऐसा कहे आपके पावेल साहब, और जिससे बाजार का मूड माहौल बदल जाए, आप सोचें कि 3-4 दिनों का एक शार्प करेक्शन के बाद बढ़िया लेवल पर आ गया है, लेने का टाइम है, वो हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन तब तक फिलहाल आज सुबह शुरुआत करने के लिए संकेत डेफिनेटली सारे ग्लोबल साइड से नेगेटिव पर है। ग्लोबल साइड से नेगेटिव है। अच्छा, इन सब में अगर हमारी मंथली एक्सपायरी भी जोड़ दें तो मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत हमने अच्छी की नहीं है जी, और ऐसे में जाहिर सी बात है शुक्रवार से हमने जो इस सीरीज़ को, जो मंथली सीरीज है इस हफ्ते की, उससे हमने कमजोरी की शुरुआत देखी है। एक आध ब्लिप आ जाए नीचे से, थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक उछाल दे दे, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्सपायरी तक का ट्रेंड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि और दूसरा है कि एक और चीज़ क्या होती है कि जब आपकी पूरी सीरीज मजबूत रही हो और 3 हफ्ते आपने बहुत अच्छे निकाले हो और चौथे हफ्ते एक्सपायरी के हफ्ते में जाकर आपको ट्रेंड बदलता हुआ दिखे, तो आप लॉन्ग साइड पर ज़्यादा फंसे हैं बजाय शॉर्ट साइड पर। जी, करेक्ट जी। 3 हफ्ते शॉर्ट साइड वाले मरे बुरी तरह। अब 1 हफ्ते में लॉन्ग साइड वालों की हालत खराब हो रही है। करेक्ट। सो आई थिंक एक्सपायरी तक अब आपको ऊपर के लेवल पर दबाव रहेगा, रिकवरी आएगी, ऐसा नहीं कि वन साइडेड गिरेगा, रिकवरी आएगी भी, रिकवरी आएगी। उस रिकवरी में आपको थोड़ा सा हल्का होने की सोचना है, और फ्रेश अगर तेजी बनानी है तो वो सितंबर के महीने में, फिर सितंबर की सीरीज में ज़्यादा आपको बेहतर बनेगी। तो आई थिंक एक्सपायरी तक थोड़ा सा आपको बाजार रहेंगे प्रेशर में। अब वो प्रेशर का मतलब लेवल्स आप 17,350 पे रुके हैं, 225 पे रुके हैं, 150 पे रुके हैं, या 17,500 पे रुक जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अब क्या है, अब आज कल परसों जब भी मार्केट में उछाल आए, रिकवरी आए, अब सबको बेचना है, वापस निकलना है। करेक्ट। सो वो टेक्सचर जो बदल रहा है वो थोड़ा सा अपसाइड को लिमिट करता है, लिमिट करेगा। हाँ, देख वो टेक्सचर हो गया। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, 8 दिन की तेजी के बाद हम 2 दिन गिरे हैं, ठीक है। चलिए, जो फ्राइडे का आंकड़ा समझ में आता है, उसमें कैश की अच्छी खरीदारी थी, फ्यूचर्स में इन्होंने बेचा था, बड़ा फ्यूचर्स में बेचा। कल का आंकड़ा देखें सर, कैश की बिकवाली ज्यादा नहीं है, फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स तो थोड़े से खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली भी उतनी ज्यादा नहीं है, बट उसके हिसाब से अगर आप जो गिरावट कल हुई है वो सामने देखें, ये समझ में नहीं आ रहा है। अमाउंट कम है बट गिरावट इतनी ज्यादा कैसे है? किसने किया ये? किसने किया ये? वही सवाल है। ये कांड किसने किया कि सिर्फ एफआई 450 करोड़ का कैश में बेचे और 213 करोड़ के स्टॉक बेचे, यानी कि कितना आपका 650-700 करोड़ की टोटल बिकवाली स्टॉक्स में, इंडेक्स तो 550, यानी कि मतलब बेचे ही क्या है 150 करोड़, लोकल फंड ने 85 करोड़, उसके सामने अब आपको पता चला तीसरी महाशक्ति का पावर। अगर तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स लेने में अपना पावर दिखा सकते हो तो देने में भी दिखा सकते हैं। भाई उस समय ले रहे थे ना, ले रहे थे तो आप ऊपर आए, नहीं तो एफआई ने हमेशा 7-8 हज़ार करोड़ का बेचा। उस समय कौन सा लोकल फंड ने उसके बराबर खरीदा? तो कोई और तो खरीद रहा था। अब वो कोई और बेच रहा है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट दीप हमने देखा ना कि भाई जब एफआई की बिकवाली जोर पे थी, चरम सीमा पर, 4,000, 5,000, 3,000, 7,000 करोड़, 7-8 हज़ार करोड़ की भी 2-3 दिन फिगर देखे। बिल्कुल। लोकल फंड तो 3,000, 4,000 करोड़ से ऊपर कभी उनका नंबर गया नहीं, उससे ज्यादा कैपेसिटी। तो ये बीच का गैप कहाँ से था? तो कोई तो लेता था। ये जो कोई वो लोग हैं, वो कोई लोग अभी दे रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य नहीं कि इन डेटा को देख करके, नहीं तो ऐसा लगा अरे ये तो इतने कम डेटा है, कैसे गिर रहे हैं। कल एक बार लगा भी कि एफआई की इनकी बिकवाली नहीं है। कल फिर मैंने बहुत सोचा जी, मैंने कहा शुक्रवार को भी ऐसे डेटा इतने खराब नहीं थे, बल्कि इनसे ज़्यादा खराब, कल तो और भी अच्छे हैं। तो फिर बेच कौन रहा है? तब समझ में आया, जब डिटेल में डेटा में घुसा, अंदर देखा तो समझ में आया कि भाई जो ले रहे हैं वही बेच रहे हैं, जिन्होंने लिया वही तो बेचेंगे। सो आई थिंक थोड़ी बिकवाली ट्रेडर्स की तरफ से, एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले कई सारे आप फंड मैनेजर्स या जो बोल सकते हैं उनकी तरफ से है, जो आपको डेटा में ऐसे नज़र नहीं आती। करेक्ट। और नेचुरली देखो आज 2800 पॉइंट की तेजी होने के बाद अगर कोई पीएमएस लेके बैठा है
और वो सोचेगा कि यार बाकी सब ठीक है, चलो मेरे क्लाइंट को थोड़ा प्रॉफिट दे दूं। या कोई H&I क्लाइंट वो स्मार्ट है जिसने गिरते हुए मार्केट में खरीदा है और वो सोचता है कि चलो यार 10% बन रहा है, 15% बन रहा है, क्यों ना एंजॉय करें। सो नेचुरली बहुत लोग ऐसे होंगे, और 10-15% तो इंडेक्स में दिख रहा है। स्टॉक तो आप देखिए नीचे से 30-30%, 40% बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो अगर आपके स्टॉक में 2 महीने में 30% का रिटर्न आ रहा है, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते तो गलत क्या है। सो आई थिंक थोड़ी बिकवाली जो है वहाँ से आती हुई दिख रही है। अब इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगले 1-2 दिनों में, आजकल में अगर FIs या लोकल फंड्स की बिकवाली का प्रेशर ना बढ़े तब तो ठीक, तब तो आप जल्दी से संभल जाएंगे। और अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो फिर आपके लिए संभलना मुश्किल होगा। सो मेरा पॉइंट है कि अब से लेकर एक्सपायरी तक बजाय कुछ बड़ा एक्शन करने के वेट एंड वॉच वाले मूड में रहना ज़्यादा ठीक है। क्यों रहना चाहिए ठीक है? क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो ये समझ के आप कितना नीचे जा सकते हैं वो समझना चाहिए। आपको याद होगा शुक्रवार को हमने कहा कि 17,800 के नीचे अगर बंद होता है तो आपको डे ट्रेडर्स के तौर पर निकल जाना है। 17,650 के नीचे बंद होता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स के तौर पर, 17,500 के नीचे बंद होता है तो आपको एज एन इन्वेस्टर एग्जिट कर लेना है। कल 17,490 बंद हुआ, हो सकता है कुछ लोगों ने बेचा हो, कुछ लोगों ने बेचा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक फाइनल 2 लेवल दे देता हूँ जो आपके लिए मेक और ब्रेक। देखा 2800 पॉइंट की आपने तेजी की है नॉन स्टॉप, 25% कितना होता है? 700 पॉइंट। मैं आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे बताता हूँ, अगली बार आप ही लगाओगे, आपके काम हो जाएगा, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। 700 पॉइंट, 18,000 से 700 पॉइंट घटा लीजिए, आता है 17,300। अगला इंपॉर्टेंट लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,340 प्रिसाइजली। और इसलिए आपको याद होगा 17,300 से 17,400 की रेंज में 7 या 8 दिन तक क्लोजिंग दी थी। और तब मैं ये बोलता था कि मैं 17,340 स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नीचे 17,300 रखना चाहता हूँ ताकि 40 पॉइंट का क्वेश्चन। अब अपने पहली चीज़ है कि अगर अब तक आपने नहीं बेचा है, जरूरी नहीं कि मैं बोलूँ 17,800 लगा दो, सब लगा ही दे, ऐसा तो गलतफहमी मुझे है ही नहीं लगाया होगा पक्का है। अब आपको 17,340 का स्टॉप लॉस रखना है। और 17,340 में भी क्या है, 40 पॉइंट की और रिस्क ले लो, जब 700 पॉइंट की लिए तो 17,300 का स्टॉप लॉस आपके एज अ डे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर एक तरह से मान लीजिए। क्लियर है? अब आइए जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर जिन्होंने नहीं बेचा, आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल 17,150। 17,150, 17,225 की रेंज में कंसोलिडेट करके हमने वहां से ब्रेकआउट दिया, सीधा 17,340-50 पे आए, वहां से फिर हम आगे बढ़े। सो वो एक हो सकता है, एक बीच में वो गैप है 150 से 350 की रेंज में, वहां पर एक बार निफ्टी पहुंचने की कोशिश करे। अब पहली चीज तो होगी आपका 25% का करेक्शन, जितनी रैली हुई इसका। दूसरी चीज होती है 33% का, वन थर्ड का मतलब हुआ 900 पॉइंट। कहाँ आता है? 17,100। वही 17,150 लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, 900 और बाकी बचा 50%। वो 50% आएगा आपका 16,500-600 के आसपास, वो दूर है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको कहीं कहीं 17,150 से 17,350 की रेंज में रुकना है। ये हो सकता है 350 पे रुक जाए, हो सकता है 225 पे रुके, और हो सकता है 150। इन 3 जगह में से कहीं रुक जाएंगे आप। उतनी आपको ध्यान में रखना है। अब तो इस हिसाब से आपको हल्के होते चलना है। अब लेने की बात जहां तक है, तो 2 तरीके आपके पास लेने के। जैसे बेचने के जो तरीके हैं, बेचने में मैं क्या बोलता हूं कि जब आपको रिवर्सल होता हुआ दिखे उस समय बेचो। अब प्रॉब्लम क्या है, 18,000 पे नहीं बेचा, आपसे 17,800 पे नहीं बेचा जाता, तो वो प्रॉब्लम आपकी है जी। क्योंकि आपको पहले रिवर्सल पे वहां देने ही 17,800 के नीचे बंद हो रहा था। अब यहां पर भी आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो गिरते हुए में खरीदें, मेरा तरीका वो नहीं है। जिस समय रिवर्सल देगा उस समय आप लीजिए। तो एक बार नीचे कौन बोल सकता है कि 17,500 पे आज जो है वहीं रुक गए, या 350 पे रुकेंगे, या 150 या और नीचे जाएंगे, पता नहीं। ग्लोबल 50 चीजें हैं। सो अपने क्या करना है, जितना जाता है नीचे जाने दीजिए, जब रिवर्सल करेगा तब वहां पर है ना। तो अब हो सकता है आप 17,150 बनाकर रिवर्सल करें, 17,350 के ऊपर आ जाए, 400 के ऊपर आ जाए, तो हम ले लेंगे। देखो, अगर आपको सेफ्टी के साथ ट्रेड करना है तो ऊपर के 200-300 पॉइंट और नीचे के 200-300 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। नहीं तो क्या वो 200-300 पॉइंट लेने के चक्कर में आपको हो सकता है कभी 500, 700, 8,000 पॉइंट लग भी जाए, गिर जाए। अगर 17,150, 17,000 तोड़ के जाए तो 16,500 भी आ जाए। तो फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से किस तरह की चीज करते हो। हमें सेफ इसलिए चलना होता है कि हम एडवाइस करते हैं। एग्जैक्टली। आपको एडवाइस नहीं करना हो, खुद का करना हो, तो आप कुछ भी रिस्क ले लो। राइट, आपको किसी को जवाब थोड़ी देना है। तो मेरा तरीका सिंपल है, 17,150, 17,350 की रेंज को क्लोजली ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर रुक जाए, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है, लेने का टाइम आ जाएगा, और नहीं करता है
तो फिर हम आराम से वेट एंड वॉच नीचे के लेवल देखेंगे। अंडरस्टूड बस ये सिंपल फॉर्मूले के साथ चलिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तो आपने समझा दिए, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर आज का सेटअप समझाए सर। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, बाकी संकेत ज्यादातर न्यूट्रल हैं दीप। एफआईज, डीआईज, वायदा कारोबार, सेंटिमेंट सारे न्यूट्रल हैं और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, बदला नहीं है, बिगड़ा नहीं है। निफ्टी सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन है 17,350 17,400, इस रेंज में खुलकर हम थोड़ा टाइम पास करेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे। एक चीज जरूर और कहूंगा दीपी, जितना कम गैप से खुले उतना आप पोजीशन जल्दी से हल्की करिए। मतलब मुझे हाँ, लेने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं, लेवल से लेंगे। हाँ, अगर बहुत गैप से नहीं खुल रहा, आप फंसे हुए तो ठीक है, आपको डाउ फ्यूचर थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। एक बार मैं एशिया देखना चाहता हूँ, एशिया बाजार दिखाइए कैसा माहौल है। निक्की 1.25%, शंघाई आधा %, हांगकांग 0.5%, ताइवान 1%। हाँ, तो कहीं कहीं कोई ऐसा खरीदारी का तो माहौल नहीं। खाली आप डाउ फ्यूचर्स देखकर अति उत्साहित मत होइए। तो इसलिए अगर कम गैप से खुले, फॉर या कम गैप से मेरा मतलब है कल का लो है 17,467 का, ठीक है ना, 17,450 17,500 की रेंज में खुलते हैं आप, तो वहाँ थोड़ा हल्का हो जाइए, इंतजार कीजिए। एक बार तो ऐसा लगता है 340 से 400 की रेंज दिखाएगा ही दिखाएगा। पहली रेंज जो है 350 मैंने लिखा है, 340 से 400 होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दीप आज के लिए, वो है 17,150 17,225। ये सबसे क्रूशियल लेवल है आज। और अगर आज इस रेंज के आसपास आकर हम रुक जाते हैं और रिकवरी देते हैं, तो बेस्ट चीज होगी आपका 3 दिन के अंदर ही, 3 भी नहीं 2.5 दिन के अंदर ही आपका करेक्शन 1/3 करेक्शन पूरा हो जाता है। और उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिस शार्पनेस से, जिस स्पीड से करेक्शन हो रहा है। देखिए, हमने करेक्शन की बात की, 2 तरह का करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। तो टाइम वाइज करेक्शन आपका 2 हफ्ते चल सकता है जी। प्राइस वाइज करेक्शन अगर आपका 2 ही दिन में, 3 ही दिन में 800-900 पॉइंट का हो गया, यू आर डन। तो अगर इस रेंज में आज बाजार आता है, 100% वहां पर आपको लेना है, अगर वो रेंज आ गई। हाँ, एक बार लेना ही लेना है। ट्रेडर्स के तौर पे बोल रहा हूँ, हाँ। इन्वेस्टर्स का तो बता ही दिया फॉर्मूला। ट्रेडर्स के तौर पे वहां पे आपको ले लेना है। हायर साइड पर 17,525 17,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, और ऊपर में 17,650 से 17,725, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों करनी है। बैंक निफ्टी 37,925 38,050, इस रेंज में एक बार तो हम पहुंचेंगे। यहाँ देखते हैं कैसा क्या कुछ रहता है। इसके नीचे 37,625 37,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जहां पर आप शॉर्ट काटने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन लेने का मन जब भी हो, पहले भले ही बैंक निफ्टी बढ़ेगा दीप, लेकिन लेना आपको निफ्टी है। अच्छा, हाँ, बढ़ेगा बैंक निफ्टी, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन लेना निफ्टी, क्योंकि वहां पर रिस्क कम होगी। गिरते हुए मार्केट में आपको रिस्क कम करनी है, रिटर्न ज्यादा नहीं करना। रिटर्न तो क्या है, आपके पैसे बन जाएंगे तेजी होगी तो, लेकिन रिस्क में आपके पैसे जाने नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी ज्यादा वो एग्जैक्टली है ना। अब आइए ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी 38,650 38,750। एक ही प्रॉब्लम, 38,300 पे बंद हुए हैं, ढंग का कोई लेवल उसके पहले आ नहीं रहा, बहुत दूर का है। 38,500 छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन वो मुझे एक डेटा में साफ नहीं दिख रहा। हायर साइड पर 38,850 38,925 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जहां बिकवाली करने की राय है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,500 पे आप बंद हुए, 490 17,450 17,400 17,360 और 17,340, ये विजिबल लेवल से। इसके नीचे की संभावना कम है, लेकिन मूड माहौल खराब रहा तो आप नीचे जाएंगे, और वो होगा आपके लिए फिर 17,225 175 और 17,150 तक के लेवल्स। ऊपर की तरफ 17,525 17,550 दो छोटे लेवल है, 600 625 650 मीडियम लेवल है, 700 725 बड़े लेवल के तौर पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी 38,300 पर आप बंद हुए, 38,225 38,175 और 38,050, ये 3 विजिबल लेवल है। इसके नीचे 37,925 37,975 और 37,925 मीडियम लेवल है, 37,750 700 और 37,625 तक आपके लिए रिस्क है नीचे की तरफ। ऊपर कितना जा सकते हैं, 38,400 500 600, 3 छोटे लेवल हैं, 650 750 मीडियम लेवल है, 850 और 925 फाइनल लेवल ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में। अंडरस्टूड सर। कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, हालांकि बड़ी बिकवाली देखी, बट एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में बड़ी है, जो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे भी, उसका इम्पैक्ट ठीक है 50% के आसपास है। अच्छी बात है कि एफआईएस घरेलू फंड बेच नहीं रहे, ट्रेडर ही बेच रहे हैं। ट्रेडर कितना बेचेंगे वो भी आप कह सकते हैं। तो आई थिंक ये कश्मकश वाला मामला है कि कौन भारी पड़ता है, और भारी और हल्का पड़ने की बात भी नहीं दी। क्या है, ट्रेडर पहले फॉल में डर के बेचना शुरू करते हैं हमेशा। एफआईएस लोकल फंड एक दिन के फॉल में डिसाइड नहीं करते, तो वो हो सकता है, क्या पता आज वो बेच दे तो, यू नेवर नो। सो लेट्स सी, हर दिन माफ कीजिएगा, जैसा आता है वैसे देखेंगे।
पुट कॉल रेशियो जरूर आपका हल्का हो गया, और हल्का हो गया, हाँ। लेकिन अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ। यस सर। 0.79 और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.69। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो में जो 0.55 0.6 पर ओवरसोल्ड दिखता है, ये 0.775 के आसपास ओवरसोल्ड दिखता है। तो ओवरसोल्ड से दूर है लेकिन हल्के जरूर है ये आपके लिए। और विक्स थोड़ा बढ़ना ही है नेचुरली आज के माहौल। चलिए मौजूदा पोजीशंस फिर। इंट्राडे स्टॉप लॉस 17,400, जिसको दूर का रखना है 17,325 भी रख सकता है। और क्लोजिंग बेसिस पे 17,340 होता है, इसलिए 17,325 या 17,300 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 37,900, 400 पॉइंट दूर है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 38,000 रख सकते हो, लेकिन जब 38,000 रखिए तो 100 पॉइंट और सही। शॉर्ट साइड पर एक ही स्टॉप लॉस है 17,700, इंट्राडे और क्लोजिंग 200 पॉइंट ऊपर का। इससे पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस नहीं है, फिर भी आपको छोटा रखना है तो 17,600 आप अपनी मर्जी से रखें, बाकी बनता है 17,700 ही है। बैंक निफ्टी में सेम 38,750 के पहले कोई स्टॉप लॉस ढंग का नहीं है। अगर आपको छोटा रखना है तो 38,500 रख सकते हैं, लेकिन ढंग का स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस 38,750। ठीक है सर। तो चलिए ये है आपके मौजूदा पोजीशंस। अब नई पोजीशंस पे निफ्टी बेचे 17,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,450 400 दो छोटे लेवल, 360 340 मीडियम लेवल, 225 से लेकर 150 तक के बड़े लेवल अगर आ गए तो। जो लोग खरीदना चाहते हैं 17,150 से 17,225 की रेंज में जब निफ्टी आए ज़रूर हाथ आजमाएं, खरीदिए। 17,000 का दूर का स्टॉप लॉस है वही लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 300 340 360 और 390, ये 4 टारगेट छोटे वाले हैं। उसके बाद 450 और 490, बस ये टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर्स आप हैं तो एक चांस यहाँ ले सकते हैं 17,340 से 17,400 की रेंज में। अगर आपका बहुत मन है लेना ही लेना है कि उसके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा, तो ले 17,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर ले, मूड माहौल को देखते हुए, ठीक है। और आपका टारगेट जो बनेगा वो 450 490 दो छोटे टारगेट, 525 550 मीडियम टारगेट, फिर 600 से लेकर 700 तक के टारगेट 17,700 तक के बनते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर, अगर आपको लेना ही है तो। मेरी राय नहीं है, हाँ, मैं तो आराम से इंतजार करना चाहता हूँ कि आराम से 340 350 के पहले लेने का मन कम है कि वहां पे आने के। और कल भी मौका दिया मार्केट ने आराम से, इसलिए इस वाले मार्केट में पहले सपोर्ट पर लेने के बजाय इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे लेना है। तेजी का मार्केट है, ऊपर की तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा है, वहां पर आपको लेना है पहले सपोर्ट लेवल पर भी। इंट्राडे में छोटा 50-75 पॉइंट का करेक्शन आ गया, जब नीचे की तरफ दिखा रहा है तो पहले सपोर्ट लेवल पे नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका थोड़ा नीचे आता है, पहला 17,340 है, उसके बाद 17,225 है, उससे पहले ढंग के लेवल नहीं है। तो 340 से ही शुरुआत करनी चाहिए, उसके पहले नहीं। 340 में 10-20 पॉइंट 340 360 रेंज है इफेक्टिवली। ठीक है सर। अब आइए बेचने की राय तो होगी, लेने की भी हो गई। बैंक निफ्टी बेचना है, बैंक निफ्टी बेचना है। 38,750 का स्टॉप लॉस है, बाद में इसको 38,500 ले आएंगे स्टॉप लॉस, 250 पॉइंट सीधा नीचे खींच लेंगे। अभी वही रखिए 38,225 38,175 और 38,050, इतना तो दिखता है, ये लेवल तो आ सकते हैं। इसके नीचे 37,975 37,925 मीडियम टारगेट है, 37,750 700 और 37,625 तक की डाउन साइड रिस्क पे आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेल करते हुए। ठीक है, लेना चाहते हैं यहीं पर लीजिए 37,625 से 37,750, ये 125 पॉइंट की रेंज बहुत ही परफेक्ट है। 37,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लीजिएगा। एक चीज़ बता दो, इस तरह के मार्केट में चाहे आप तेजी का ट्रेड ले चाहे मंदी का ट्रेड ले, लंबे मूवमेंट वाले जो दिन होते हैं उसके बाद वाले नेक्स्ट फॉलोअप डे में आपको स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि आपके पास दो चीज़ें होती है, अगर आप शॉर्ट हैं, मार्केट गिर रहा है, रिवर्सल के भी चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं तेजी के मार्केट में, और रिवर्सल हुआ तो आप फंस जाएंगे, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉन्ग साइड पर हैं अगर ट्रेंड कंटिन्यू किया और गया तो फिर दूसरे दिन लगातार दूसरा बढ़ा भी जा सकता है। तो दोनों तरफ का आपका ट्रेड बिना स्टॉप लॉस का नहीं होना चाहिए। ये हमेशा फॉलोअप में ध्यान रखिए कि आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। अगर समझिए आपने 17,750 पे परसों बंद हुआ, राइट, वहां स्टॉप लॉस रख लिया होता आज 17,800 का, आज देखो आप सीधा आप 17,400 300 की बात कर रहे हो। यस सर। जब ये ट्रेड बदलता है ना, उस समय स्टॉप लॉस की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो लोगों को समझ में नहीं लगाया होगा फ्राइडे में, गारंटी से बोल सकता हूँ आपको। 17,800 के नीचे बंद रहा, हमने बोला भी कि डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, निकल जाइए, नहीं करते हैं, सब पता है अपने को। लेकिन 10 बार बोलेंगे, एक बार भी आपने कर लिया बच गए तो ठीक है, हमारा काम तो हो गया वैसा। सो बैंक निफ्टी बेचने की ये राय आपके लिए आ गई। अब आइए खरीदारी करने की राय। तो 37,625 750 की रेंज में आए तो वहां लेना है, 37,500 का स्टॉप लॉस होगा,
37,925, 975 छोटे टारगेट है, 38,050, 175 मीडियम टारगेट है, 225, 300 और 500 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर्स, बहुत मन है बैंक निफ्टी लेने का ही आपका, तो 37,925 से लेकर 38,050 की रेंज में आप एक चांस ले सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस 37,850 का लगा कर लेना है। अगर आपकी बहुत मर्जी है लेना ही है तो उस समय अगर आपको लगता है डाउ फ्यूचर्स 200 ऊपर हो गए, बाकी चीज़ें ठीक है और इस रेंज में आ गए, हल्के भी हो जाएंगे, थोड़े पुट कॉल रेशियो पे आप ओवर सोल्ड भी हो जाएंगे, वहाँ एक क्विक ट्रेड आपको लेना 200-300 पॉइंट के लिए, वो 200-300 पॉइंट वाला ट्रेड बन सकता है वहाँ पर। अच्छा। क्विक ट्रेड, अगर बाकी चीज़ें सुधरे तो, और बाकी नहीं सुधरे, पता चला डाउ फ्यूचर हरे से लाल में आ गया, तो आपको वहाँ क्यों लेना है फिर? राइट, करेक्ट। फिर आपको 37,625, 37,700 का इंतजार करना है। तो आप भी अपने हिसाब से उस समय अलर्ट रहो कि उस समय क्या सिचुएशन है, वहाँ लीजिएगा। 38,175, 38,225 और 38,300 छोटे टारगेट हैं, 400, 500, 600 मीडियम टारगेट है, 38,650 और 38,750 के फाइनल टारगेट के। थैंक यू वेरी मच। अंडरस्टूड सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का मौका मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, बट लेवल्स को रिस्पेक्ट कितने डेटा बनाया दीप पे बहुत कितने दिनों बाद पूरी शीट भर पूरी गई है शीट एकदम। भर गई, बिल्कुल। बहुत दिनों में देखो एक्सपायरी में तो आप कहते हैं थोड़ा डेटा एक्सपायरी ये रेंज बड़ी हो रेंज जाती भी है ना, बड़ी हो एकदम रिवर्सल जब होता है ना, काम बहुत करना पड़ता है। चलिए तो एफएनओ डेटा बता दूं जल्दी से। बताने आपको, हाँ। 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 54 लाख शेयर पुट में है और 44 लाख शेयर कॉल्स में है। तो 17,500 के नीचे तो खराब ही है, 17,500 के ऊपर होंगे तो थोड़े ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लेवल दीप 17,400। अगर आप 17,400 तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो इस मंथली एक्सपायरी में करीबन 2.25 करोड़ शेयर पुट राइटर्स, 2,25,00,000 शेयर पुट राइटर्स रिस्क पे आ जाते हैं। 2 करोड़, हाँ, तो ये तो ऊपर जाने ही नहीं देंगे। तो लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बनी है। तो इस हिसाब से पहले कॉल राइटर्स फंसे थे, अब पुट राइटर्स के फंसे। तो 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ शेयर रिस्क पे आ जाते हैं। तो वहाँ 17,400 के नीचे रहना, टिके रहना ठीक नहीं है आज मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर निकलेंगे तो ही तेजी सोचनी है। 38,500 के पुट पर 19 लाख शेयर है, कॉल्स में 23 लाख शेयर है, तो अपसाइड तो आपकी पैक हो गई 38,500। नीचे में आपके लिए 38,000 का लेवल है, जहाँ 17 लाख शेयर हल्का फुल्का सपोर्ट है, ढंग का कोई सपोर्ट है नहीं। तो 38,000 के नीचे और ख़राब होंगे, 38,500 के ऊपर ही ठीक होंगे। तो ये 500 पॉइंट की रेंज एक तरह से आपका ट्रेंड है जी। अंडरस्टूड सर। चलिए ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैन लिस्ट का अपडेट भी बता देता हूँ सर। बलरामपुर चीनी डेल्टा दोनों बैन से बाहर है, सिर्फ टाटा केमिकल से बैन में। खाली स्टॉक्स की जो हम बात करते हैं, आज जो दबाव में रह सकता है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर है और उसमें भी ज़्यादा कमजोरी के आसार इन्फोसिस में दिख रहे हैं। दो चीज़ें आज आईटी शेयरों को लेके खबरें भी चल रही कि इन्होंने अपने बोनस सारे जितने देने थे उसके 70% ही दिए, पूरे नहीं दिए। तो वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत है कि पैसे बचे, कम दिए। लेकिन आप एम्प्लॉयज़ को कम कब देते हैं? जब आप नहीं कमा रहे हैं, या जितना आप सोचे थे उतने नहीं कमा रहे हैं, या आपने सैलरी जरूरत से ज़्यादा पहले बढ़ा दी। तो आप सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, साइकिल कैसे बदलते हैं। 6 महीने पहले लोग नहीं मिल रहे थे और 6 महीने बाद अब बोनस नहीं दे रहे हैं। तो ये मतलब वो 6 महीने में जिनका नसीब था, जिन्होंने उछल कूद करके जॉब बदल लिए, कर लिए, सैलरी बढ़वा ली, बन गए। लेकिन अभी उन लोगों की हालत भी खराब है कि थोड़ा भी परफॉर्म नहीं किया तो लात पड़ जाएगी, है ना। सो ये हायर एंड फायर वाली सिचुएशन हो रही है सब जगह। दुनिया में सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही थी कि मतलब आप थोड़ा चूक जाओ ना तो मामला कर। तो एक तरह से वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है कि मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेगेटिव देखा जाए तो आप इतना नहीं कमा रहे हो कि आप बोनस दो। एग्जैक्टली। मैं दूसरी तरफ जाता हूँ आज मूड माहौल के हिसाब से। तो आईटी आज का सेक्टर है जो कमजोर रह सकता है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है, तो रिपोर्ट भी उनके सारे डाउनग्रेड है, स्टॉक्स को डाउनग्रेड, जो आशीष अभी बताया। आशीष से वही जानेंगे। चलिए तो जानते हैं, आशीष से भी जानेंगे और बाकी सारी खबरें भी एक बार जान लेते हैं। आज के लिए पूरी टीम है तैयार, कुशल, साथी नुपुर एंड ऑफ कोर्स वरुण भी है, आशीष भी हमें बताएंगे क्या कह रही है ब्रोकरेज बोर्ड। कुशल पहले बताएं क्या कह रही हैं आज की खबरें, ट्रिगर्स कौन से? गुड मॉर्निंग दीप। यहाँ पर ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो जो नंबर्स आज आने वाले हैं, यहाँ पर अभी भी पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर बाकी है, साथ ही इथोस लिमिटेड माफ़ कीजिएगा, इसका जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने वाला है। साथ साथ सन टीवी नेटवर्क यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड का जो इन्होंने ऐलान किया था, उस वजह से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे।
SW रिन्यूएबल एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल सोलर पीवी प्लांट के बीओएस पैकेज के तहत L1 बिडर घोषित कर दिया गया है और 3 वर्षों के लिए जो O&M सहित जो कुल बिड वैल्यू है वो लगभग 2200 करोड़ रुपए की है। इनफैक्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखिए, यहाँ पर जो लोन दरें हैं वो आधे % तक बढ़ाई गई हैं। अब 7.5% से बढ़कर लोन दरें 8% LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कर दी है। IGL, MGL, गुजरात गैस समेत सेरामिक कंपनियां और फर्टिलाइजर कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि नेचुरल गैस की जो दाम है वो अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। साथ साथ TVS इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर GTID सोल्यूशन डेवलपमेंट के साथ इन्होंने बिजनेस ट्रांसफ़र करार कर लिया है। कंपनी ने कुल मिलाकर 2.25 करोड़ में ये बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत यहाँ पर कंपनी GTID सोल्यूशन डेवलपमेंट्स की जो बिजनेस और IP राइट्स है मोबाइल POS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से रिलेटेड उसको एक्वायर करते हुए दिखेगी। उस वजह से TVS इलेक्ट्रॉनिक्स भी फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोबा लिमिटेड, जहां पे कंपनी ने ट्रेड सेटलमेंट किया है एक केस को लेकर। हालांकि जो अमाउंट है वो सिर्फ 3 करोड़ का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जिनके साथ किया है DK शिवा कुमार, कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ ये एग्रीमेंट था जो अब सेटल हो चुका है। शिवलिक बाय मेटल कंट्रोल वहाँ पे आज नजर रहेगी क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक है 29 अगस्त को, जहाँ पे बोर्ड बोनस शेयर्स को लेके विचार करेगी। IIFL फाइनेंस भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने पहले एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी, अब उसकी डिटेल्स आते दिखी है। IIFL होम फाइनेंस जो कंपनी की सब्सिडरी है, वहाँ पे आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 53 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं। जो टोटल कंसिडरेशन है वो 2200 करोड़ का है और अब आबू धाबी इन्वेस्टमेंट के पास IIFL होम फाइनेंस की 20% हिस्सेदारी है। इन्फोसिस IT कंपनी आज फोकस में रहने वाली है। इन्फोसिस भी आज फोकस में रहेगी क्योंकि जैसे कि कंपनी ने बहुत सारे जो वेरिएबल पे है वहाँ पे कटौती करी है, वो अब 30% रह गया है। इसके चलते आज IT कंपनीज एज वेल एज जो इन्फोसिस है वो फोकस में रहने वाली है। BPCL कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो भारत गैस और BPCL का जो मर्जर है उसको अब मंजूरी दे दिए। साथ ही साथ सुकमल कुमार जैन जो डायरेक्टर रहेंगे मार्केटिंग, उनको अब कार्यकाल दिया गया है। लेमन ट्री आज फोकस में क्योंकि कंपनी ने कर्नाटका हुबली में 65 रूम्स का एक नया होटल लिया है जो मई 2023 में ऑपरेशनल होगा। बल्क डील से आज MEP इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रहने वाला है क्योंकि जो प्रमोटर है AJ टोल्स, उन्होंने 13.15 लाख शेयर्स करीबन 17 रुपए के भाव में बेचे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं ये जो IT स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या कह रही है JP मॉर्गन की रिपोर्ट? दीपांशु, सबसे पहले कमेंट्री बता देता हूं क्योंकि आप देखिए कि सभी टारगेट प्राइस में थोड़ा बहुत रिवीजन इन्होंने किया है, डाउनग्रेड भी किया है। ये मान रहे कि स्ट्रक्चरल मार्जिन इरोजन है पूरे सेक्टर में। अगर आप देखें तो मार्जिन पे आगे भी आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते देखिए काफ़ी सारे ब्रोकरेज जो रिपोर्ट्स आई हैं इनमें टारगेट प्राइस या रेटिंग में बदलाव किया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट्स हैं सारी। टेक महिंद्रा पर देखिए ओवरवेट की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की राय देने 1100 रुपये का लक्ष्य दिया, 1080 रुपये की क्लोजिंग है। वहीं इन्फोसिस पर भी देखें तो सिमिलरली रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, 1600 रुपये का लक्ष्य दिया है। एम्फेसिस पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया, 2600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर भी इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, 3900 रुपये का लक्ष्य दिया है। इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं किया वहां पर टारगेट प्राइस इनके ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस से कम है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो विप्रो यहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 420 रुपये की क्लोजिंग है, 340 रुपये का इनका लक्ष्य है। TCS पर भी देखिए अंडरवेट की रेटिंग है, 2800 रुपये का लक्ष्य है, 3355 की क्लोजिंग है। HCL टेक पर भी अंडरवेट की रेटिंग है, 800 रुपये का लक्ष्य दिया। माइंट्री पर भी अंडरवेट की रेटिंग है, 2700 का लक्ष्य है। L&T इन्फोटेक पर अंडरवेट की रेटिंग है, 3600 रुपये के लक्ष्य ले। और LTTS यहाँ पर भी अंडरवेट की रेटिंग दी है, 2700 रुपये का लक्ष्य दिया है और 3674 रुपये की क्लोजिंग है। यानी JP मॉर्गन अगर आप देखें तो पूरे IT पैक पर अब काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गया। तो IT पैक पर बेरिश रिपोर्ट आई रही है और कई सारे स्टॉक्स पर अंडरवेट कॉल भी है। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष, ये बताएं? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं पूरे ऑटो पैक पर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, CLSA की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 4154 रुपये के लक्ष्य लिए, 3363 रुपये की क्लोजिंग है। और मान रहे कि रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है और रॉयल एनफील्ड ने अगर इसका 80-85% मार्केट भी ग्रैब कर लिया तो आगे जाकर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। और मान रहे कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है
अभी तक 33% CAGR की डिलीवर की है, तो आगे भी हो सकता है कि ट्रेंड बरकरार देखने को मिले। M&M यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, ये खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1227 की क्लोजिंग है, 1505 का लक्ष्य दिया। और मान रहे कि जो ईवी का स्टार्ट इन्होंने कर दिया है, eXUV 400, इसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि SUVs पर सबसे ज़्यादा टैक्स है। इफेक्टिव टैक्स GST के तौर पर देखें तो करीब करीब 50% के आसपास आ जाता है, लेकिन EVs पर ये जो टैक्स है वो सिर्फ 5% है GST, और साथ में जो रोड टैक्स होता है वो भी लगभग ना के बराबर है। तो ये सेगमेंट में EV लॉन्च करना अपने आप में काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। टाटा मोटर्स यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 455 की क्लोजिंग है, 520 का लक्ष्य दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 7,365 के लक्ष्य के लिए 6,468 की क्लोजिंग है। डिमांड आउटलुक इन्हें बढ़िया लग रहा है। डालमिया भारत पर CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1705 के लक्ष्य के लिए 1554 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर भी मान रहे कि डिमांड आउटलुक अभी तक अच्छा है, मीडियम टर्म के लिहाज से भी देखें तो ठीक ठाक है, और सीजनल वीकनेस के चलते भी देखें तो ठीक ठाक प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। ग्लैंड फार्मा गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ, 2830 का लक्ष्य दिया, 2370 की क्लोजिंग है। और मान रहे कि FY24 तक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है, और इनकी जो टॉप लाइन है यहाँ पर आपको 27% की ग्रोथ नजर आएगी। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 5,552 के लक्ष्य के लिए। और अंत में लुपिन यहाँ पर नोमेरा ने खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1098 से घटाकर 863 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। आइए करते हैं स्वागत, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द डे बताऊं उससे पहले तो अपडेट अनिल जी, कल का मेरा पिक ऑफ द वीक जो था ना, पिक ऑफ द वीक बैटेड वेल इन बैड वेदर, और आज भी एक कैश सेगमेंट का बेहतरीन स्टॉक निकाल के लाया हूं अनिल जी। स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी की राय है 500 रुपए, 500 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 532 के टारगेट के लिए इसको खरीदना है। अमूमन देखिए अनिल जी, आपने डबल टॉप डबल बॉटम तो सुना होगा, तो अनिल जी इसमें बने हैं क्वार्टर, मतलब कि बॉटम्स अनिल जी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, 4 बॉटम्स अनिल जी साइमल्टेनियसली बने हैं। इसको जो भी अनिल जी इंग्लिश में बोलते हो वो कुणाल जी से पूछ लीजिएगा। तो 4 साइमल्टेनियसली बॉटम बने हैं और ये बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, तो मार्केट की वीकनेस में इसमें खरीदारी की राय है। कुणाल जी बताएं, चोबल बॉटम को क्या कहेंगे आप? अरे जी देखिए, 4 अनिल जी, एक 2 और 2 4 होते हैं, हाँ, तो डबल डबल बॉटम कहना चाहिए अनिल जी। वैसे मेरे ख्याल से नाम तो यही याद रहेगा। वैसे शायद बंसल जी क्वाड्रपल बोलने का प्रयास कर रहे हैं अनिल जी, क्वाड्रपल तो बॉटम। बंसल जी इसका तो सिंपल फॉर्मूला है ना, देखो डबल बॉटम तो आपको पता है, तो प्रॉब्लम तो 4 के बाद की, डबल तिबल चोबल, चोबल के बाद की प्रॉब्लम है कि कौन सा बॉटम है। तो चोबल तक तो आप आराम से हिंदी वाले यूज करो, तो उसके ये कुणाल जी के चक्कर में पड़ मत। 4 के बाद वाला कुणाल जी 5 बार बने तो क्या बोलेंगे उसको? अनिल जी क्विंटिपल बोलेंगे मेरे ख्याल से अनिल जी, पर छोड़िए अनिल जी, 5 बॉटम कभी बनेंगे नहीं अनिल जी। भगवान न करे ऐसा कोई 5 बार या 4 बार वाला बॉटम किसी स्टॉक में बने। बोलना ही मुश्किल काम है, बनेगा तो बताएंगे कैसे, इससे वही ध्यान नहीं रहेगा, बाकी इससे क्या बढ़िया बने ही ना। चलिए बताए कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी बिकवाली की राय है बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, और कल एक ब्रेकडाउन आता हुआ और डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम की अभी चर्चा कर रहे थे बंसल जी, डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखा SRF के चार्ट पर, तो मेरी बिकवाली की राय है। कल यहाँ पर एक गैप डाउन भी होते हुए हमने फ्यूचर्स के चार्ट पर देखा था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली आज भी हावी रहेगी। 2330 और 2300 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करें, और 2440 पर यहाँ स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करने की राय। 2440 के स्टॉप लॉस के साथ करें बिकवाली SRF में। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। मेरा बेचने का ही सलाह होगा जो मैंने कल भी कवर किया था, GNFC, जहां पे हमने लॉन्ग पोजीशन स्ट्रैप होते नजर आ रहे थे, और मेरा मानना है कि पहला 700 का और 675 ये मेरे टारगेट्स कायम है, ये शायद आज के सत्र में देखने को मिलेंगे। इस शॉर्ट ट्रेड के लिए मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 736 का रखना चाहिए, ये कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, 736 के स्टॉप लॉस के साथ करें बिकवाली। मुदी जी भी हैं तैयार। मुदी जी गुड मॉर्निंग,
बताएं सर, कौन सा शेयर आपने चुना है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मैंने चुना है सर आईटीसी। आईटीसी को लॉन्ग करके चलेंगे 321 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 308 रुपए का। रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला और वहां से फिर एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाया और फिर एक बार स्टॉक अपने अपवर्ड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन में बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है स्टॉक में। हमें लग रहा है यहाँ से भी और तेजी दिखा सकता है। 321 के टारगेट के लिए आईटीसी को ओपनिंग नोट पे कोई भी डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 308। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी में खरीदारी करने की राय आती हुई। आईटीसी में खरीदारी की लीडरशिप हमेशा मोदी जी लेते आए हैं सबसे पहले, तो मोदी जी पहले पकड़ते हैं और उसके बाद उम्मीद की जाए कि स्टॉक में जो परफॉर्मेंस आएगी उसके बाद कई लोगों के रडार पर आता हुआ दिखेगा। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है अविनाश जी से उनकी पसंद की पिक लेने का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं समझता हूं कि ये दोनों काउंटर जो आज मैं सजेस्ट करूंगा ये बाय ऑन डिक्लाइन वाले काउंटर होने चाहिए। पहला काउंटर ऑटो कंपोनेंट में हमको सुंदरम फास्टनेस पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की ट्रैक्शन कमर्शियल व्हीकल में पैसेंजर कार सेक्टर में दिख रही है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी Q1 के बाद काफी पॉजिटिव थी। स्टील की कीमतें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 12 मंथ्स का नजरिया है तो 980,000 रुपीज का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर बाजार आज थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाता है। और दूसरी काउंटर रहेगी एक कैश ग्रुप की कंपनी जो सैस कंपनी है, जिसका नाम है रेडगेन टेक्नोलॉजीज। ये हाल ही का रिसेंट आईपीओ है। करीबन 450 रुपए में उन्होंने आईपीओ किया था और अभी भाव चल रहा है करीबन 296। इस कंपनी की खासियत है कि ये हॉस्पिटैलिटी और बेसिकली होटल सेक्टर को केटर करती है। ज़्यादातर यूएस और यूरोप में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्डर बुक बढ़ी है और जिस प्रकार की अनलॉकिंग का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, मेरे ख्याल से अगला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे खरीदना चाहिए। करीबन 390-400 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। दो कैश स्टॉक्स अविनाश जी की तरफ से, सुंदरम फास्टनर्स और रेट गेन, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा बिरला सॉफ्ट, जिसको बेचना है। 323 का बंद है, 328 का एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा और 306 की डाउन साइड में 1 से 2 दिनों में देख रहा हूं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट पर करें बिकवाली। आज पूरा आईटी पैक कमजोर दिख ही रहा है। इनफैक्ट आईटी की बात निकली तो एक बार अविनाश जी से भी राय ले ली जाए। अविनाश जी, अक्रॉस द बोर्ड आईटी पर जेपी मॉर्गन की नेगेटिव व्यू है। लगभग सभी स्टॉक्स में अंडरवेट है और कुछ बड़े स्टॉक्स इंक्लूडिंग इन्फोसिस को तो डाउनग्रेड भी किया है सर। ये क्या प्रॉब्लम चल रही है आईटी में? और दूसरी जो खबर आ रही है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, वेरिएबल पे में आईटी कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड कट किए हैं। नहीं, डेफिनेटली दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले 2-3 क्वार्टर्स आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। पहली बात तो यूरोप में कंडीशन काफ़ी ख़राब है और यूरोपियन इकोनॉमी में अगर कोई करेक्शन आता है तो काफ़ी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो यूरोप मार्केट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रखती है, तो इनके लिए इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक की दिक्कत रहेगी। और यही कारण है शायद कि इंडियन कंपनीज अपना वेरिएबल पे एम्प्लॉयज़ का कटवा रही है। तो डेफिनेटली नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, बट मेरे ख्याल से आई थिंक आज के करेक्शन के बाद थोड़ा सा सेटल स्टॉक भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी कंपनीज बेसिकली कैश रिच है, अभी भी इनकी कैश फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से जिनको शॉर्ट टर्म मोमेंटम चाहिए उनको दूर रहना चाहिए। बट अगर कोई रीजनेबली अच्छा करेक्शन टीसीएस, इन्फोसिस या एचसीएल टेक में आपको दिखता है तो मेरे ख्याल से ये एक कॉन्ट्रा व्यू भी रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट भी करिए, क्योंकि 6-8 महीने के बाद होपफुली थिंग्स इंप्रूव होने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक भी उतना ही स्वीट होगा। तो मेरे ख्याल से फॉर द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली ट्रेंड नेगेटिव रहना चाहिए। तो ये है आपके लिए आईटी ट्रेंड इस समय नेगेटिव दिख ही रहा है और लगभग सभी स्टॉक्स में कल आपने कमजोरी भी देखी। आज के लिए तो ऑफ कोर्स कमजोरी दिख रही है। एक बार इन्फोसिस के चार्ट पर राय ले ली जाए। इन्फोसिस पर डाउनग्रेड आया, हालांकि जो टारगेट है वो करंट लेवल्स पर ही है। जरा राय दें किरण जी, इन्फोसिस के चार्ट पर कल करीब 1.5% नीचे डेज लो पर इन्फोसिस बंद होते दिखा था।
देखिए इन्फोसिस में भी दीप लॉन्ग पोजीशन स्ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट लगभग 1540 के आसपास आया था, उधर से 1630 तक ये गया और वापस हम रिट्रेस करते नजर आ रहे हैं। तो ये रिट्रेसमेंट में वापस एक बार वो ब्रेकआउट लेवल टेस्ट होगा ऐसा मेरा मानना है। तो 1540 के आसपास के टारगेट्स मेरे सामने देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए जो शॉर्ट पोजीशंस लेंगे उनके लिए 1595 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा कैश लेवल से। ओके, तो 1595 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, इस पर रखिए नजर। आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। मॉर्निंग सुमित जी, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे टाटा कंज्यूमर को सिलेक्ट किया जा सकता है। बाय साइड पे टाटा कंज्यूमर में कल एक लोड लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 780 781 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट रहेगा। तो 780 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 805 रुपए से लेके 815 रुपए तक का मूव टाटा कंज्यूमर में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। 780 का स्टॉप लॉस, 805 रुपए से लेके 815 रुपए तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा एफएमसीजी में डिफेंसिव रुझान आ रहा है। आईटीसी, टाटा कंज्यूमर दोनों पर खरीदारी की राय आ रही है। ट्रेडिशनल बाकी जो डिफेंसिव्स हैं, आईटी का तो बिल्कुल सहारा नहीं है और आज तो नेगेटिव रिपोर्ट भी है। फार्मा तो काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल एक ही डिफेंसिव इस समय बाजार में दिख रहा है जो गिरावट में सेफ्टी दिखा सकता है, और वो है आपके लिए एफएमसीजी, जिस पर रखनी है नजर। टाटा कंज्यूमर, इस पर खरीदारी की राय है। सारे के सारे आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल गैस के दाम वापस रिकॉर्ड ऊंचाई पर आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से यूरोप में अभी परेशानी बढ़ी हुई है। कल वैसे अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। वागले साहब, जरा आईजीएल देखें, कल 2% नीचे बंद हुआ था। क्या राय है सर इसके चार्ट पर? दीपांशु, आईजीएल का मुझे लगता है 440 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी प्रूव हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते में 3 बार वो 440 के आसपास जाके घुमा है और अभी 406 408 में ऊपर की मूव आएगी तो वो बाउंस बैक ही कही जाएगी। मुझे नहीं लगता 418 420 के ऊपर स्टॉक जाएगा। ऑन द डाउन साइड 380 के लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आईजीएल, जिस पर रखनी है नजर। अविनाश जी से भी इस पर एक राय लेंगे, पर आइए उससे पहले एक बार कर लेते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।